मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। करियर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज क्लास में सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ अपना वादा तोड़ने के लिए। शनिवार को डिस्कशन कराते समय शुरू में ही मैंने आप लोगों से वादा किया था कि शनिवार को डिस्कशन हो जा रहा है और संडे को डिस्कशन की क्लास नहीं लूँगा, बल्कि ग्रामर पढ़ाऊँगा। और कहा था मैंने कि कंडीशनल्स या पर्सनालिटी ट्रेट पर एक वीडियो बनाऊँगा, क्लास वीडियो होगा, वो बोर्ड पर बनाऊँगा। आप लोग जानते ही हो कि लॉकडाउन चल रहा है और मुझे बोर्ड का इंतज़ाम करने में कुछ दिक्कत हुई। कोचिंग से बोर्ड मिल नहीं पाया क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ओनर ने मना कर दिया कि हम बिल्डिंग का ताला खोलेंगे नहीं, और मुझे बोर्ड का इंतज़ाम करने में बहुत दिक्कत हुई। तो मुझे मेरे एक दोस्त से बोर्ड का इंतज़ाम हो पाया है और मैं वो बोर्ड कल रात में पाया हूँ, करीब 9-10 बजे। अभी बोर्ड लगा नहीं पाया हूँ, आज दिन में बोर्ड ठोकूँगा, लगाऊँगा। और कल से आप लोगों को, अगर कल टाइम पा गया तो कल से, नहीं तो मतलब परसों से हर हाल में आप लोगों को क्लास लेक्चर्स मिलेंगे। ये मुझे आपसे अपनी बात कहनी थी। और जैसा कि पिछले 4 क्लासेस में डिस्कशंस में आप लोगों ने देखा कि हमने 2 अलग-अलग सेगमेंट किए थे। पहले एरर्स का किया था 2 दिन और उसके बाद इम्प्रूवमेंट का किया 2 दिन। मैंने कहा था कि सारे सेगमेंट को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने फिलर्स का क्वेश्चन किया है, डिस्कशन किया है। तो जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फिलर्स का टेस्ट दिया था, तो ज़्यादातर तो सही ही होगा, मुझे उम्मीद है। जो क्वेश्चन बाकी हैं, थोड़ा सा डाउट वगैरह हो जो उसको क्लियर कर लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं। चलिए, आज का जो फिलर है 20 क्वेश्चंस हैं करीब, वो जो सीजीएल का टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था 2018-19 का, उसी में से सारे के सारे फिलर्स लिए गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, बिल्कुल नहीं बनाए हैं। ये सब प्रीवियस पेपर से कॉपी किए हैं, बस सारे फिलर एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं बस। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेज इन इंडिया, बट आई डैश द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स येट। इन्होंने कहा कि हमने इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस घूमे हैं, देखे हैं, बट अंडमान निकोबार अभी तक डैश किया है। तो पहली बात तो आप लोगों को इस बट पर ध्यान रखना पड़ेगा। बट के बाद सेंटेंस पहले वाले से ठीक विपरीत चला जाता है। बट एक ऐसा कंजंक्शन जो जो कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। दोनों सेंटेंस बट के पहले वाले और बट के बाद वाला सेंटेंस एक दूसरे का विरोधी सेंटेंस होगा। तो पहले वाले में इन्होंने कहा कि विजिटेड सेवरल प्लेसेज। अगर बट के पहले ये लिखा है कि हमने कुछ प्लेसेज को विजिट किया है, तो बट के बाद वाले जो प्लेसेज होंगे उन्हें विजिट नहीं किया है। तो हमें ये पता चला कि ये सेंटेंस नेगेटिव होगा, और इत्तेफाक से देखिए 4 के चारों ऑप्शन नेगेटिव बने हुए हैं। तो इस फीलिंग से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए कोई दूसरी फीलिंग ले आते हैं। दूसरी फीलिंग में कोई वर्ब बदली हो तो 4 के चारों वर्ब देखिए, विजिट, विजिटेड, विजिट, विजिट, चारों में विजिट लगा हुआ है। इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक चीज़ और देखते हैं, तो हमको हैव नॉट बीन और हैव नॉट, डोंट नॉट और डू नॉट, 3 टेंस का इस्तेमाल मिला। ये दोनों टेंस प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट का है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब ये टेंस का ही सहारा है, इसी टेंस के सहारे हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। टेंस के सहारे अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको एक कीवर्ड देखना पड़ेगा, येट। और येट जब लगा होता है तो हम लोग जानते हैं कि येट लगा होने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें मिला कि यही होना चाहिए, तो डू, डिड नॉट और डू नॉट नहीं होगा, 2 ऑप्शन कटे।
दो ऑप्शन कटे, अब ये एक ऑप्शन पहले का बच रहा है कि हैव नॉट बीन विजिटिंग। हैव नॉट बीन विजिटिंग का मतलब हुआ कि ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा टाइम के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। फिर हमारे पास एक इकलौता ऑप्शन बचा हैव नॉट विजिटेड, ये चौथा वाला, यही चौथा इस सॉरी तीसरा वाला यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले का ऑप्शन हुआ 3। आइए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और दूसरा क्वेश्चन है द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो। तो रेस्क्यू टीम जानते ही हैं, बचाव दल होता है, उसने टीम ने खोद कर एक सैनिक को बर्फ से निकाला। तो अब कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में एक एवलांच आया था। एवलांच ज्योग्राफी का वर्ड है, आपने सुना होगा। एवलांच होता है बर्फीला तूफान। जैसे हम लोगों के यहाँ इधर आंधी आती है, बहुत तेज आंधी आती है, वैसे ही पहाड़ों पर बर्फ की आंधी आती है। तो हमारे कुछ सैनिक बर्फ में फंस गए थे। आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, 4-5 दिन बाद उन्हें खोद के बर्फ से निकाला गया, और तब भी वो जिंदा थे। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन 1-2 दिन के बाद जो हमारे दुर्भाग्यवश वो इस दुनिया में नहीं रहे, बच नहीं पाए। तो टीम ने सैनिक को बर्फ से खोद कर निकाला, इतना फिलर के पहले है। उसके बाद लिखा है हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days बरीड अंडर इट। और कहा यह जा रहा है कि कैसे वो इतने दिन तक, 1 सप्ताह तक बर्फ के नीचे दफन होकर के जिंदा बचे रहे। तो ये बात हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कौन सोच रहा है, टीम सोच रहे हैं। जब उस सैनिक को बर्फ के कब्र से निकाला, तो ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे वो 7 दिन तक उसमें सरवाइव किया। तो हमें यहाँ सोचने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, सोचते हुए, यही वर्ड यूज करना है, और हमें ढूंढना है इसके लिए सोचते हुए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ लगेगा, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाएंगे जब वो पढ़ाने लगेंगे नॉन फाइनाइट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, फिर ये आपको ढूंढना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। आप कहेंगे कंटिन्यूअस में लगता, नहीं। जब ईजेएमआर के साथ वाज वर्ब के साथ लगेगा तो कंटिन्यूअस टेंस में होगा, और बिना ईजेएमआर के या बिना सब्जेक्ट के यूज होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरेंड होता है। तो यहाँ जिरेंड की जरूरत नहीं है, विशेषता बता रहे हैं कि वो लोग सोच रहे थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। और सोचने के लिए अब आपको वर्ड पे नहीं जाना है, क्योंकि चार के चारों वर्ड क्या है, वंडर। वंडर का मतलब सोचना, चारों वर्ड एक ही हैं, बस इनकी फॉर्म्स में ही डिफरेंस देखना है। वंडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई, वंडर्ड देखिए पास्ट पार्टिसिपल है, और टू वंडर इन्फिनेटिव है, ये पर्पज बताएगा, ये लग नहीं पाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगानी नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट में डेफिनेट में ही लगती है और नहीं लगती है। तो इस तरह से हमें ऑप्शन मिला, सोचते हुए के लिए हम वंडरिंग वर्ड यूज करेंगे, और पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में सेंटेंस दिया गया है कि भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन। ठीक है, भानु ने एक एरोप्लेन का वर्किंग मॉडल बनाया व्हेन ही वाज 16, जब वो 16 साल का था। बड़ी अच्छी बात है। अब चार के चारों ऑप्शन दिए गए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, इट सेल्फ, वन सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, चारों के चारों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेल्फ सब में लगा हुआ है, तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें इट लगा है, वन लगा है, यहाँ हिम लगा है, और यहाँ हर लगा है। अब हमें यह देखना है कि भानु के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें से। तो पहली बात कि वो 16 साल का था, तो भानु लिविंग पर्सन है, इट तो हो नहीं सकता। ठीक, भानु लिविंग पर्सन है, इट नहीं होगा। और वन तब यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट वन हो, मतलब यहाँ भानु की जगह अगर वन लिखा होता तब ये वन सेल्फ हो जाता। ठीक, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों नहीं होंगे। अब आई बात हिम सेल्फ की और हर सेल्फ की। अब ये डिसाइड करना बाकी रह गया है कि ये जो भानु है वो लड़का है या कोई लड़की है। तो नाम से तो भाई लग रहा है कि भानु लड़का है। अच्छा, अब एक और डेफिनिट
क्लू है आपके पास ये डिसाइड करने के लिए कि भानु लड़का है या लड़की है। मान लो कोई ऐसा नाम लिखा होता जिसे आपको ना आइडिया लगता नाम से, तो एक दूसरा भी स्रोत है, एक दूसरा भी सोर्स है ये जानने का कि भानु लड़का है या लड़की है। आप देखिए कि इसी भानु के लिए यहाँ लगा हुआ है ही। जिसने एयरप्लेन का मॉडल बनाया था उसी की उम्र लिखी थी व्हेन ही वाज 16। तो अगर यहाँ ही लिखा हुआ है उसी व्यक्ति के लिए, तो इसका मतलब कि ये एक लड़का है। अब कोई गुंजाइश, कोई शंका नहीं रह गई कि इस जगह पर क्या लगाना है। तो भानु के लिए इस जगह पर हमें लगाना पड़ेगा हिमसेल्फ, क्योंकि वो एक लड़का है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, इन व्यू ऑफ द एक्सेसिव हीट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी को ध्यान में रखते हुए, इन व्यू ऑफ, ध्यान रखिएगा ये बार बार पूछा जाता है कभी कभी, तो एरर इसमें पूछ लिया जाएगा इन व्यू विद, इन व्यू टू, ऐसा कोई क्वेश्चन इस तरह का फिर दे देंगे। तो फिर आपको ये समझते रहिए, इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस में जो कोई फ्रेज वगैरह मिल जाए तो उन पर निगाह बहुत तगड़ी रखिए। यही जो इन व्यू ऑफ यहाँ लिखा हुआ है, यही कहीं पर आपको पूछा जा सकता है, कहीं एग्जाम में फेलर या एरर में आ सकता है। तो इन व्यू ऑफ एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव कब लगता है, हद से ज़्यादा, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तब। तो इन व्यू ऑफ एक्सेसिव हीट, हद से ज़्यादा गर्मी को ध्यान में रखते हुए, स्कूल्स इन दिल्ली रिमेन्ड क्लोज्ड, तो दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अ वीक इन जुलाई, जुलाई में एक सप्ताह। तो अब इसमें मीनिंग क्या आ रही है, जुलाई में एक सप्ताह के लिए। तो जब हम किसी चीज़ को, किसी संस्था को इतने दिनों के लिए बंद करते हैं तो उसके लिए सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगा, फॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन होगा पांचवा, और पांचवे में डबल फिलर दिए हुए हैं और दो के दोनों फिलर आर्टिकल्स के हैं। आइए देखते हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग गवर्नमेंट्स फोकस हैज बीन ऑन डैश डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अब पहले तो हमें ये पता लगाना है, ऑप्शंस नहीं देखना है, पहले ये पता लगाना है कि गवर्नमेंट्स फोकस के पहले हमें क्या लगाना है। तो गवर्नमेंट्स फोकस, क्या ये इंडेफिनिट है? अगर इनडेफिनिट है तो आ लगेगा, लेकिन किसी गवर्नमेंट का फोकस, सोचिए, शुरुआत से ही किसी गवर्नमेंट का फोकस देश के विकास पर रहा है, या सरकार का, गवर्नमेंट का फोकस देश के विकास पर रहा है। तो हम जब भी ऐसा वाक्य लिखें, मान लो हिंदी में, कि शुरुआत से ही किसी सरकार का फोकस देश के विकास पर रहा, तो किसी सरकार का नहीं, मतलब वह हम किसी डेफिनेट कंट्री की बात कर रहे हैं। जिस कंट्री की बात कर रहे हैं हम उसी कंट्री के नागरिक हैं, तभी हम ये कहेंगे कि शुरुआत से ही देश का फोकस विकास पर रहा है। तो इसका मतलब ये देश डेफिनेट देश है, किसी भी देश के लिए कोई जनरल सेंटेंस नहीं बोला जा रहा है, पर्टिकुलर कंट्री है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उस कंट्री के बारे में। तो अगर पार्टिकुलर कंट्री, डेफिनेट कंट्री की बात हो रही है तो फिर हम डेफिनेट की केस में द यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये या ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब दूसरे फिलर के लिए देखिए हम क्या लगाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब एक बात और जानिएगा कि जब ये ऑफ द के साथ दो वर्ड जुड़े होते हैं और दोनों नाउन हो, तो मोस्ट प्रोबेबल करीब 99% केसेज में इसके पहले द लगता है। ठीक है, 99% केसेज में। अब 1% कौन सी केस है जब ऑफ से दो जुड़े हो और इसके बाद भी वहाँ दा ना लगे, यहाँ दा ना लगे, तो वो केस तो बेटा बोर्ड पे क्लास में बताएंगे किन कंडीशन से। अभी आप ये समझिए 99% में केसेज ये दा लगता है। तो दूसरा ऑप्शन द किसमें था, इसमें और इसमें, दो में था, दो वर्ड ऑप्शन। तो इसका पहले ही आ कट चुका है, देखिए इसमें पहले आ लगा हुआ था, दूसरा दा, ये ऑप्शन तो पहले ही कटा हुआ है। अब एक ऑप्शन बचा जिसमें दूसरा भी फिलर दा था, और यही ऑप्शन है जिसमें पहला भी फिलर दा है। तो अब आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा ही काफ़ी, और आप लोग समझदार हैं, इस बात का तो मुझे यकीन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू लिव इन डैश विद नेचर। अभी
थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि इन व्यू ऑफ, उसमें मैंने बताया था कि ये फिक्स फ्रेज होते हैं, फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, कभी काम आएंगे। देखिए ये छठवां क्वेश्चन उसी फिक्स फ्रेज का है, तो इसमें आपको अगर फिक्स फ्रेज पता हो तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू लिव इन डैश विद नेचर। तो देखिए लिव के बाद आएगा इन हार्मोनी विद, ये रूल है। इन हार्मोनी विद ये एक रूल है, ये फिक्स फ्रेज होता है। इन हार्मोनी विद का मतलब होता है से तालमेल बिठाकर, के सामंजस्य में। तो ये कहा जा रहा है सेंटेंस में कि सभी ह्यूमन बीइंग को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए। तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रखना चाहिए हमें इन हार्मोनी विद, तो ये फिक्स मिल ही गया, हार्मोनी के पहले ही इन और हार्मोनी के ही बाद विद लगता है, ठीक है। अगर हम काइंडनेस लगाते हैं तो ये होता है कि हमें प्रकृति के साथ दया के साथ, मतलब हमें प्रकृति के साथ दया के साथ रहना चाहिए। और तीसरा था प्रकृति के साथ प्रशंसा के साथ रहना चाहिए, और दूसरा है प्रकृति के साथ खुशी के साथ रहना चाहिए। तो दूसरा तो कुछ कुछ सेंस दे रहा था, पहला और तीसरा तो फिलहाल एकदम अप्रोप्रिएट ही नहीं है, यहाँ कंटेक्स्ट ही नहीं है। दूसरे में सेंस ये था कि हमें प्रकृति के साथ खुशी के साथ रहना चाहिए, यहाँ कुछ कुछ बात बन रही थी, लेकिन इन प्लेजर विद फ्रेज नहीं है, फ्रेज है इन हार्मोनी विद। तो ये फिक्स फ्रेज था, इसका आंसर लगभग लगभग फिक्स ही था पहले से ही, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, बस आपको पहले से ही ये फ्रेज पता होना चाहिए था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ योर एक्शंस आर डैश व्हाट यू से, ठीक है। तो नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू। आप सेंटेंस को यहां से पकड़िए, यहां से पकड़िए, लिखा हुआ है तो कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अब दो चीजें हैं, एक है एक्शन और एक है से, आपके कर्म और आपकी बातें। और तीसरा है स्टेटमेंट, जो फाइनल कंक्लूजन है वो है कि तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो बताइए कैसे, जो आप करते हैं वही आप कहते हैं, उनमें समानता होगी तो कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, या विरोध होगा तो कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो मीनिंग आई विरोध होगा। तो हमने ये बात क्यों बताई विरोध होगा, तो मान लीजिए कि ये चारों कॉन्ट्रेरी ना दिए होते, एक सिचुएशन सपोज करिए कि यहाँ कॉन्ट्रेरी ना दिए होते, मान लो एक ऑप्शन इसी में से ऐसे दिया होता सिमिलर, सिमिलर टू, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। चलिए हम आपको एक ऑप्शन दे ही देते हैं, ये चार हो गए, ये पांचवा ऑप्शन है सिमिलर टू, ठीक, सिमिलर टू। तो तब आप क्या लगाते, पांच ऑप्शन होते तो ये दिया हुआ है कि जो आप करते हैं और जो आप कहते हैं उसमें डैश चीज होगी तो कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो ये तो चार तो कॉन्ट्रेरी वाले हो गए, पहले तो हम कॉन्ट्रेरी का छांट ही लेते हैं। तो कॉन्ट्रेरी के बाद फिक्स है कि टू ही लगता है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का नियम है। कॉन्ट्रेरी के बाद हमेशा फार टू ही लगेगा, फार नहीं लगेगा, विद नहीं लगेगा, एट नहीं लगेगा। तो पहले का, दूसरे का और चौथे का कोई चांस नहीं, ठीक है, छोड़िए हटाइए उसको। तीसरे क्वेश्चन में एक था कॉन्ट्रेरी टू और एक है सिमिलर टू, और सिमिलर के बाद जो हमने टू लगाया है ये भी फिक्स फ्रेज है। कॉन्ट्रेरी के बाद टू, सिमिलर के बाद टू, अपोजिट के बाद टू, ये तो फिक्स फ्रेज है। चलिए अब यहाँ सिमिलर टू लगाना चाहिए था या कॉन्ट्रेरी टू लगाना चाहिए था, आप लोगों को तो खैर ऑप्शन पता ही है, कॉन्ट्रेरी टू लगाए होंगे। मैं एक सिचुएशन दे रहा था कि अगर यहाँ सिमिलर टू भी दिया होता तो क्या करते। तब अगर सिमिलर टू भी दिया होता तब हम ये देखते कि हमारा एक कथन है कि कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, आपके एक्शंस और आपके कथनी। तो अगर आपके एक्शन और आपके कथनी में समानता होगी तो कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, या कथनी और करनी में विरोध होगा तब कोई विश्वास नहीं करेगा। तो यहाँ आना चाहिए था जब आपकी कथनी और करनी में विरोध होगा तो कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, यहाँ पे आ रहा है विरोध, इसलिए ऑप्शन क्या होता, सी। अगर मैं इस क्वेश्चन को बना रहा होता तो मैं इसमें से एक ऑप्शन, जो चार हैं चार में से एक ऑप्शन में दिया होता सिमिलर टू। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ बच्चा लोगों, ऑप्शन हुआ 3।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 8 है, द मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे से कहा कि यू ऑलवेज डू व्हाट यू वांट, तुम हमेशा वही करते हो जो तुम चाहते हो। तो डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो, तो क्या तुम हमेशा डैश बनना चाहते हो। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ग्रामर नहीं है, वोकैब है। तो यहाँ आपकी वोकैब की नॉलेज चेक की जा रही है कि कोई ऐसा बच्चा जो हमेशा वही काम करता है जो उसका मन करता है, मतलब अपने हमेशा अपने ही मन का करने वाला। तो हमेशा अपने ही मन का करने वाला, यही है पर्सनालिटी ट्रेट। तो इस पर्सनालिटी ट्रेट में आप बताइए कि क्या हो सकता है वो बच्चा। स्टबर्न का मतलब हो गया जिद्दी, रीजनिंग का मतलब होता है तर्कपूर्ण, मतलब हमेशा बुद्धि विवेक से काम करेगा। ऑकवर्ड तो अटपटा हो गया, उटपटांग हो गया। और विड्रॉन का यहाँ कोई कंटेक्स्ट नहीं है, कंटेक्चुअली ही गलत है ये, क्योंकि विड्रॉन वर्ड होता है कैंसिल कर दिया जाना, वापस कर लिया जाना। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, वापस लेते हैं तो विड्रॉ करते हैं। किसी को कोई बात कह दी और बाद में एहसास हुआ कि हमने ये बात गलत कर दी है, तो कहते हैं ना कि भाई हम अपनी बात वापस लेते हैं। तो ऐसे में विड्रॉ यूज किया जाता है, ये विड्रॉ की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ इसका कोई सेंस नहीं है, तो तीसरा तो फिलहाल ऑप्शन नहीं होगा। बचा स्टबर्न, रीजनिंग और ऑकवर्ड। तो रीजनिंग इसमें पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो ये भी नहीं लगेगा, निगेटिव सेंस का वर्ड चाहिए। ऑकवर्ड मतलब होता है उटपटांग, और स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। तो अब ये बताइए स्टबर्न और ऑकवर्ड में कौन ज़्यादा सुटेबल है। तो मेरे समझ से स्टबर्न ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि उस व्यक्ति को जिद्दी कहेंगे जो हमेशा अपने ही मन का काम करता है, दूसरे की नहीं सुनता। तो ये ऑप्शन होगा पहला। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 है, इट वॉज क्वाइट अ डैश मैटर बट। फिर देखिए पहले क्वेश्चन में बट मिला था और फिर बट मिला, कंसेप्ट वही। बट के पहले अगर पॉजिटिव बात होगी तो बट के बाद निगेटिव कर लेंगे, और इन केस बट के बाद निगेटिव बात होगी तो बट के बाद पॉजिटिव बात कर लेंगे। ठीक है, ये बट का एक कंसेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इस बट को बहुत आपके केंद्र में होना चाहिए सोच के। लिखा है इट वॉज क्वाइट अ डैश मैटर। अब यहाँ अगर बड़ी बात होगी तो बाद में कोई छोटी घटना होगी, अगर पहले छोटी बात होगी तो बाद में कोई बड़ी घटना होनी चाहिए। देखते हैं कैसा मैटर है ये। ठीक, दूसरा आते हैं, बट वॉज एस्केलेटेड। एस्केलेटेड का मतलब क्या हुआ, बढ़ गया, बहुत ऊपर उठ गया। ड्यू टू मीडिया कवरेज, अरे भाई आजकल तो मीडिया जिसको चाहे तिल का ताड़ बना दे, और आजकल की मीडिया तो माशाअल्लाह है, तिल का ताड़ बनाने में बहुत आगे है। ठीक है, खैर चलिए, हमें इससे क्या लेना देना, आप डिस्कस करें। तो इट वाज क्वाइट अ डैश मैटर बट वाज एस्केलेटेड, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया मीडिया कवरेज की वजह से। इसका मतलब बट के पहले वो मामूली सा मैटर होगा, बहुत छोटी सी बात होगी कोई। तो हम्बुल का मतलब होता है विनम्र। तो ये हम्बुल यूज किया जाता है पर्सन के लिए, और ये क्या है, मैटर है। तो हम्बुल पर्सन के लिए यूज किया जाता है, मैटर के लिए नहीं, ये तो हो नहीं पाएगा। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, और स्टिंगी माने होता है कंजूस। स्टिंगी होता है कंजूस, हम्बुल होता है विनम्र। ये दोनों के दोनों ऑप्शन यूज किए जाते हैं किसी पर्सन के लिए। यहाँ मैटर की बात है तो दोनों नहीं होंगे। चौथा ऑप्शन है घासली, मतलब डरावना सा, विकराल, कुरूप, जिसको देख के डर लग जाए। और ट्रिवियल का मतलब मामूली। तो यहाँ कुरूपता का कोई सेंस नहीं है, कंटेक्स्ट नहीं है, है तो निगेटिव सेंस का, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस नहीं है, कंटेक्स्ट में ये फिट नहीं बैठ रहा है। और मामूली सी बात थी लेकिन मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा दिया, तो ये बात कंटेक्स्ट में ठीक बैठ रही है, फिट बैठ रही है, ट्रिवियल। तो अब ट्रिवियल के और वर्ड क्या हो सकते हैं। तो ट्रिवियल होता है ट्रिफल, होता है TRIFFLE, ट्रिवियल, ट्रिफल। एक होता है मेजर, MEAGRE, मेजर। और एक वर्ड होता है पिटी, PETTY, पिटी। और ये सारे वर्ड ट्रिवियल के सिनोनिम्स हैं, मान लीजिए उनमें से कभी कोई आ गया तो उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डैश स्पीच डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस एज दे कुड नॉट रियली मेक आउट द फोकस ऑफ हर डिस्कशन। तो कोई लड़की है जिसने एक स्पीच दी, वो स्पीच ऑडियंस पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल पाई, क्योंकि आगे लिखा है डिड नॉट इम्प्रेस।
तो स्पीच की विशेषता यहाँ बतानी है कि वो कैसी स्पीच थी जो ऑडियंस पर कोई इम्प्रेशन ना डाल पाई। तो अंदाज़ा लग गया कुछ समय कि कैसा वर्ड यहाँ होना चाहिए। अब ये कारण दे रहे हैं क्यों, विशेषता इसी कारण से पता चलेगी इसकी विशेषता। तो कारण दिया है कि दे कुड नॉट रियली मेक आउट का मतलब क्या होता है, सेंस नहीं निकाल पाए, मतलब नहीं लगा पाए। द फोकस ऑफ अ डिस्कशन, मतलब उसके डिस्कशन का फोकस क्या था, केंद्र बिंदु क्या था उसका, वो मेकआउट ही नहीं कर पाए, मतलब निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाए। तो अगर स्पीच ऐसी थी जिसके फोकस का, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही नहीं निकाल पाया कोई, तो इसका मतलब वो स्पीच कैसी रही होगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कंटेजियस होता है संक्रामक, और कंटेमिनेटेड होता है दूषित, पोल्यूटेड। तो स्पीच कंटेजियस और कंटेमिनेटेड तो नहीं होगी। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को किनारे करिए, ये नहीं लगेंगे। अब एक बात आई कंकरेंट। तो कंकरेंट का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, सहमति से कहते हैं जिसको ना, कंकरेंट का मतलब सहमति पूर्ण। तो यहाँ सहमति पूर्ण का तो सेंस नहीं है। कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या हो गया, कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है वही थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जो समझ में ना आए। तो स्पीच कॉम्प्लिकेटेड रही होगी, तभी तो लोग उस स्पीच का ये लोग मतलब नहीं निकाल पाए। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए था, चौथा। अच्छा, इत्तेफाक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको इस चौथे वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, लेकिन इन तीनों की मीनिंग पता है, पहले की और तीसरे की, दूसरे की मीनिंग पता है। आपको पता है कि कंटेजियस संक्रामक होता है, और कंटेमिनेटेड जो होता है वो दूषित होता है, और कंकरेंट का मतलब होता है इन फुल एग्रीमेंट, पूरी सहमति के साथ। तो अगर आपको ये तीनों वर्ड की मीनिंग पता हो और चौथे की मीनिंग आपको ना पता हो, तो आप क्या फिलर को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आपको तीन की मीनिंग पता हो और एक की ना पता हो तो फिलर भर सकते हैं, क्योंकि अगर ये तीनों फिट नहीं हुए तो फिर चौथा ही फिट होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि चारों वर्ड की मीनिंग आपको पता ही हो। तीन की मीनिंग पता है और पक्का आप जानते हैं कि इन तीनों में से कोई नहीं लगेगा, तो फिर चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ गया, द कार क्लीनर एक्सप्रेस्ड हिज इनेबिलिटी टू कंटिन्यू क्लीनिंग माई कार फ्रॉम जुलाई। तो कहा गया कि जो कार का क्लीनर है वो इस बात में अपनी असमर्थता जाहिर करता है कि वो 1 जुलाई से हमारी कार को साफ कर पाएगा। मतलब हुआ कि कार क्लीनर ने कहा कि 1 जुलाई से हम आपकी कार को साफ नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू, कारण क्या बताया जा रहा है, पहले किसी काम को करने में कोई असमर्थ है और कारण बताया जा रहा है। तो कारण में आप लोग देख रहे होंगे चारों कारण लगभग एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन है नहीं एक जैसे। इल फीलिंग का मतलब होता है दुर्भावना, किसी के बारे में हमारी बुरी सोच, राय। जब हम किसी के बारे में बुरी राय रखते हैं तो वो होती है हमारी इल फीलिंग। और डिजीज मतलब हो गया बीमारी। इल हेल्थ का मतलब भी हो गया बीमारी, स्वास्थ्य खराब होना। और डिसऑर्डर का मतलब होता है, ये भी है तो बीमारी ही। तो चलिए इसको पहले एलिमिनेट करते हैं। तो पहले एलिमिनेशन हुआ किसका, इल फीलिंग का। कोई अभी तक हमारी कार साफ करता रहा है, तो आज कौन सी दुर्भावना पैदा हो गई कि हमारी कार साफ नहीं करेगा। तो ये बीमारी से रिलेटेड कारण होगा, वो इल फीलिंग का कारण नहीं होगा। पहला तो गया, बचा आपके सामने दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा पहले देख लीजिए, चौथे में लिखा हुआ है डिसऑर्डर। तो जब तक आप डिसऑर्डर, मतलब तो होता है डिसऑर्डर का मतलब कोई शारीरिक बीमारी, लेकिन कौन सी बीमारी है ये मेंशन होना चाहिए, मेंटल डिसऑर्डर है कि फिजिकल डिसऑर्डर है। तो बिना मेंटल या फिजिकल इसके पहले लगाए ये वर्ड सुटेबल नहीं हो पाएगा। तो मतलब पहला और चौथा गया, बचा आपके पास तीसरा और दूसरा ऑप्शन। तीसरा और दूसरे ऑप्शन में आखिर डिजीज में और इलनेस में अंतर क्या होता है, ये बात करनी है। तो डिजीज जो है ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। जैसे डेंगू एक बीमारी है, कोविड-19 एक बीमारी है, कॉलरा एक बीमारी है, प्लेग एक बीमारी है। तो एक बीमारी का नाम है। मतलब ये तब भी किताब में लिखा होगा तब भी वो यूज किया जाएगा, डिजीज किया जाएगा। अब इल कब यूज किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को ये बीमारी पकड़ लेती है। तो
इलनेस हमेशा बॉडी पर होगी और डिजीज जो होती है किताबों और न्यूज़पेपर में भी होता है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कोई व्यक्ति किसी की कार क्यों नहीं साफ कर सकता, डिजीज के नाते नहीं बल्कि इसके नाते नहीं बल्कि किसके नाते, इलनेस के नाते वो साफ नहीं कर पाएगा। जब बीमारी शरीर पर होती है तो वो इलनेस कही जाती है, वो इल हेल्थ है, वो डिजीज नहीं है। शरीर पर डिजीज नहीं होती, इलनेस होती है। बॉडी के रेफरेंस में, बॉडी के लिए अगर वर्ड यूज किया जाएगा तो इल यूज किया जाएगा। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि ये दूसरा ऑप्शन क्यों हुआ, ये तीसरा वाला क्यों नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, और ये क्वेश्चन है द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और वी आर डैश टू हैव रेन टुडे। संभावना का सेंटेंस है, आज हो सकता है कि बारिश हो, तो संभावना ज़्यादा है बारिश होने की। बारिश की ज़्यादा संभावना के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, श्योरली और प्रोबेबली, सॉरी लाइकली और प्रोबेबली। जिसमें मोस्टली क्या है तो मोस्टली भी एडवर्ब, मोस्टली एडवर्ब तो है लेकिन मोस्टली फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है। फ्रीक्वेंसी ये क्या बताता है, अक्सर, प्रायः, ज़्यादातर। जैसे हम कहें कि तुम्हारा भाई अक्सर मुझे, या तुम्हारा भाई ज़्यादातर मुझे इस चाय की दुकान पर मिलता है। खैर अब तो चाय की दुकान सपना हो गई, लग रहा है 2-3 महीने से दुकान पर चाय पिया ही नहीं गया। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं हम लोग। मोस्टली होता है ज़्यादातर, जब कोई काम होता है, अक्सर कोई काम होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि आपका भाई अगर इस चाय की दुकान पर मुझे अक्सर मिलता है तो हम कहेंगे कि योर ब्रदर मोस्टली मीट मी एट दिस टी शॉप। तो मोस्टली ये फ्रिक्वेंसी के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगेगा, संभावना के लिए वर्ड नहीं है वो। आई बात लाइकली की, प्रोबेबली की, श्योरली की। तो प्रोबेबली क्या है, प्रोबेबली है एडवर्ब, और श्योरली क्या है, ये भी एडवर्ब है। तो फिलहाल इस जगह पे जो आर लिखा है ना, ये आर, आर बी के बाद हमें क्या चाहिए था, एडजेक्टिव का कोई वर्ड चाहिए था, एडवर्ब का नहीं चाहिए था। तो ये बात तय हो गई कि हमें यहाँ पर ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये दोनों लगेंगे नहीं। ये वर्ब कहाँ लगता, अगर हम वी आर के पहले लगाए होते, जैसे लिखा होता प्रोबेबली वी आर, तो ये सही होता। लेकिन प्रोबेबली लगा हुआ है, ये बीच में नहीं लग पाएगा। हमारे पास एक ऑप्शन बचा, ये लाइकली। लाइकली का मतलब भी होता है संभावना जब ज़्यादा होती है तो लाइकली वर्ड यूज करते हैं। और लाइकली जो है वो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों काम करता है। तो लाइकली एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों काम करता है, तो चूंकि हम इसका एडजेक्टिव वाला रोल यहाँ ले लेते हैं और ये आंसर हमारा सही हो जाता है, किसका, पहला होगा, 12वें का। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा 13वां क्वेश्चन है व्हेन माई फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल। दोस्त ने कहा चलो मॉल चलते हैं, मतलब कुछ खरीदना वरीदना रहा होगा, तो फॉर लंच, नहीं कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, खरीदने के लिए नहीं। तो आई एग्रीड डैश, दोस्त ने कहा चलो मॉल चलते हैं कुछ खाने के लिए, तो आई एग्रीड, तो मैं तैयार हो गया। अब आप लोग खुद ही समझ जा गए होंगे कि कैसे तैयार हुए होंगे, फटाफट तुरंत। कोई खाने पीने का ऑफर रखे, अब सोचिए लंच का ऑफर हो और सहमत होंगे, तो कैसे सहमत होंगे, एट वंस, तुरंत, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। जूता नहीं पहने होंगे, चप्पल पहन के चल देंगे। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन एट वंस तो बिना ऑप्शन देखे ही क्लियर था। वैसे एट लार्ज मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर, और एट ईज का मतलब होता है बहुत ही कंफर्टेबली। एट ईज का मतलब बड़े आराम से, और एट मोस्ट कोई फ्रेज नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट डैश, जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट था वो क्वाइट डैश लग रहा था। सो आई कन्विंस्ड माई फ्रेंड टू पार्टनर विद मी टू स्टार्ट द वेंचर। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, वेंचर का मतलब क्या हुआ, कोई बिजनेस शुरू करना है। तो इस, अब ये सो लगा, सो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड को राजी किया कि मेरा पार्टनर बन जाए। अब मुझे कोई वेंचर स्टार्ट करना है और मैं अपने फ्रेंड को राजी कर रहा हूँ कि वो मेरा पार्टनर बन जाए। और पहले में बता रहे हैं कि बिजनेस प्रॉस्पेक्ट जो है वो कैसा लग रहा था। तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट, अच्छा कोई पॉजिटिव वर्ड यहाँ आना चाहिए, पॉजिटिव सेंस का वर्ड होगा, तभी हम अपने फ्रेंड को इस वेंचर में शामिल होने के लिए ऑफर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये कैसा वर्ड यहाँ लगना चाहिए, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है आर्थिक रूप से फायदेमंद, मतलब लाभदायक,
ऐसा कोई कार्य जहां हमें मॉनेटरी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो ल्यूक्रेटिव स्पेशल वर्ड है, मॉनेटरी प्रॉफिट होता है इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब जो ऐसा बिजनेस जहाँ फ़ायदा बहुत हो। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है, दुविधाजनक होगा। तो दुविधाजनक ये निगेटिव वर्ड हो गया, दुविधाजनक तो हम यहाँ लगाएंगे नहीं फिलहाल। फ्लोरिशिंग का मतलब क्या हुआ, फलता फूलता हुआ, डेवलपिंग बहुत तेजी के साथ। और प्रॉस्परस का मतलब होता है संपन्न। तो दूसरा वाला ऑप्शन तो एकदम से कट गया, ये बचे तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन में ल्यूक्रेटिव होता है मॉनिटरी एडवांटेजियस, जिसमें मौद्रिक आर्थिक रूप से बहुत फायदा हो। फ्लोरिशिंग और प्रॉस्परस ये हो गया फलता फूलता हुआ और प्रॉस्परस। अब आपको देखना है कि हमारे जो वेंचर है उसका नेचर क्या है। वेंचर है तो वेंचर है मतलब अभी बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट हुआ नहीं है। चूंकि स्टार्ट हुआ नहीं है तो उसके लिए फ्लोरिशिंग और प्रॉस्परस वर्ड नहीं लगेंगे। फ्लोरिशिंग प्रॉस्परस तब यूज हुआ होता जब ये सफल हो गए होते और खूब धूमधाम से चल रहे होते, तो ये दोनों होंगे नहीं और ये निगेटिव सेंस का वर्ड था। अब आपके लिए क्या बचा, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ल्यूक्रेटिव का मतलब जिसमें मौद्रिक रूप से फायदे की संभावना बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कंपनी गेव इनटू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज डैश सॉरी एज इट फाउंड देम। तो पहली बात यह है कि कंपनी ने गिव इन, आगे एक वर्ड है गिव इन। गिव इन का मतलब होता है बात मान लेना, किसी की मांग के आगे झुक जाना। टू लगा है, टू द डिमांड, तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने कर्मचारियों की डिमांड मांग ली। ठीक है ना। तो कंपनी ने कर्मचारियों की डिमांड मान ली क्योंकि कंपनी ने पाया कि ये लोग डैश हैं। तो अगर कंपनी ने डिमांड मान ली है तो कर्मचारी कैसे होने चाहिए, इलीगल होंगे नहीं। इलीगल का मतलब होता है अनलॉफुल, गलत होते अगर ये लोग तो कंपनी उनकी डिमांड को ना मानती। इरेशनल का मतलब होता है अतार्किक। अतार्किक ये भी निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अगर अतार्किक होंगे तब भी बात नहीं मानी जाएगी। बात करते हैं फॉर्मिडेबल की। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है अजेय, इनविंसिबल, जिसको जीता नहीं जा सकता। तो ये कोई लड़ाई नहीं थी महाभारत की जिसमें जीतने हारने की बात हो रही हो। लेजिटिमेट की बात होती है तो लेजिटिमेट मतलब होता है लॉफुल, वाजिब जिसको कहते हो कानूनन। तो या उचित कह सकते हो, लेजिटिमेट का मतलब वाजिब, उचित, जायज। तो चूंकि उनकी जब कर्मचारियों की मांग जायज रही होगी तभी कंपनी ने उनकी मांग को मान लिया होगा। तो हमारा ऑप्शन इसका होना चाहिए तीसरा। फॉर्मिडेबल का मतलब शायद मैंने बताया नहीं था, नहीं बता दिया है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है अजेय, तो ये ऑप्शन यहाँ पर लगेगा नहीं, लड़ाई नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए, डैश द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेन फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फोना फाउंड देयर टू बी एक्सटिंक्ट। तो फ्लोरा क्या होता है, किसी लोकल एरिया में, किसी भी क्षेत्र विशेष में जो जिस तरह की वनस्पति पाई जाती है, जैसे सुंदर उसमें बंगाल की खाड़ी में जब गंगा जहाँ गिरती हैं तो वहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है, तो उसमें महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये जो पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ की लोकल फ्लोरा है। और फौना क्या होता है, जैसे किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर जीव जंतु पाया जाता है जिसको फौना कहते हैं। तो इन्होंने कहा था कि फ्लोरा और फौना को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए, एक्सटिंक्ट कीवर्ड है आपके लिए, एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त होना। तो इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब आप लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन में पहले है रिजर्व करना। तो किसी जीव जंतु को या किसी वनस्पति को विलुप्त होने से बचाने के लिए आप उसको रिजर्व करेंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे या प्रिजर्व करेंगे या मेंटेन करेंगे। तो सबसे आप वर्ड देखिएगा, एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। तो एक्सटिंक्ट होने से बचाना, विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रिजर्व वर्ड यूज किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए कौन सा, ये होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 17 है,
द हाउस वाइफ डैश द केक्स। कोई गृहिणी हैं देवी जी, और उन्होंने केक को डैश कर लिया, बर्निंग मतलब जल रहे हैं, एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन, ओवन क्या हो गया, चूल्हा। तो मतलब केक को डैश किया और दौड़ के गई चूल्हा बंद करने के लिए, और केक कैसा पता चल रहा था, जलता हुआ। तो अब जाहिर सी बात है, दो एक तो गई है दौड़ के चूल्हा बंद करने के लिए, और केक जलता हुआ उनको लगा, तो जलता हुआ केक कैसे लगेगा, जलता हुआ केक सुनाई तो देगा नहीं, होगा क्या, सूंघा होगा उन्होंने, महक आई होगी। तो अब एक इत्तेफाक देखिए कि चार के चारों स्मेल से ही जुड़ा हुआ वर्ड है, तो स्मेल से रिलेटेड वर्ड है, सबके सब स्मेल ही लगे हुए हैं। तो अब इसमें फॉर्म चेक करनी है कि स्मेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या उसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी, या फिर एस फॉर्म लगेगी उसकी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, और स्मेल्ट क्या हुई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, आइए सेंटेंस को देखते हैं एक बार फिर। तो एक बार फिर सेंटेंस को देखा तो मैंने एरर वाले में ये बताया था कि जब दो वर्ब एंड से जुड़ी हो, देखिए एंड के बाद रेन लिखा और एंड का एक दो पहली वाली वर्ब यहाँ होती। हाउस वाइफ ने डैश किया केक्स को और दौड़ के गई उनसे बुझाने के लिए। तो जो दूसरी एंड के बाद दूसरी वर्ब है रैन, और रैन क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसी का पैरेलल यहाँ लगाना था, तो हमें यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी थी। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, स्मेल्ट। चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ, वो जीवन भर डैश बनी रही। चार के चारों ऑप्शन आप देख रहे होंगे तो यही दिखाई दे रहा है कि ये बिना शादी किए। स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी, अनमैरिड का मतलब अविवाहित, बैचलर का मतलब कुंवारा, और सिंगल का मतलब अकेला। मतलब चारों का यही हुआ कि उसने शादी नहीं की। तो सिंगल क्या है, ये स्टेटस है, और दूसरी बात क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और बैचलर लड़कों के लिए यूज किया जाता है, ये लगेगा नहीं। और सिंगल जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है इसलिए ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ खाली जगह है उसके पहले आ लगा हुआ है, और इधर आल हर लाइफ लिखा है, मतलब यहाँ आ लगा है तो आ के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल नाउन के लिए लगता है और आल हर लाइफ नाउन है नहीं। तो आ के बाद नाउन चाहिए, इस लिहाज से सिंगल गलत हो गया, और बैचलर लड़कों के लिए लगता है इसलिए ये गलत हो गया। अनमैरिड, देखिए अनमैरिड एडजेक्टिव होता है इसलिए ये गलत हो गया। अब बचा स्पिंस्टर मतलब कुंवारी, और ये चूंकि नाउन है इसलिए यही वर्ड यहाँ पर लगेगा। हमारा पहला ऑप्शन यहाँ क्या होना चाहिए, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश द लास्ट 10 years वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़, कोई बुराई है उस बुराई के शिकार रहे हैं हम पिछले 10 सालों से। तो अगर हैव बीन विक्टिम, ये देखिए हैव बीन लगा है, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में जब हम कहते हैं 10 साल से, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। बिफोर और फ्रॉम की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है बीन लगा। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल इन दोनों की गुंजाइश होती है, इन दोनों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बचा फार और सिंस में, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता, तो ये 10 साल जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमें लगाना चाहिए फार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का। एज ही गॉट ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, तो हिज बिलीफ इन दीज प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों में उसका विचार डिड नॉट डैश। तो अक्सर ये देखा जाता है कि आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके सिद्धांत बदलते जाते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसके सिद्धांत बदले नहीं। तो अब सिद्धांत बदलना या विचारों में कोई चेंज आना, हिल जाना है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, एक वर्ड लिखा है विदर, विदर का मतलब होता है मुरझा जाना। तो यहाँ मुरझाने का कोई सेंस नहीं है, कोई फूल नहीं है कुमला रहा हो, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ए वाला। शेक है, शेक का मतलब क्या होता है, हिलाना, जैसे आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो हिला देते हैं पकड़ के। और जैसे बोतल में या मान लीजिए गिलास में चीनी और पानी है, तो चीनी पानी को घोलेंगे, बोतल में कोई चीज़ है तो उसको एक बार हिला लेते हैं, दवा खा रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, तो वो वाला होता है शेक। अब इसी से बना होता है मैंगो शेक,
और बनाना शेक वगैरह वगैरह, मिल्क शेक। तो फिलहाल यहाँ पे बात है मेंटल। तो अगर मेंटल है, दिमाग से जुड़ी हुई है, विचारों से जुड़ी हुई है, तो विचारों से जुड़ी में ना तो वेदर लगेगा और ना तो सेक लगेगा। अब एक बात आया वेवर और डिथर। तो डिथर वर्ड ये जो लिखा हुआ है डिथर, तो डिथर यूज किया जाता है कांपने के लिए। वो दर्द वगैरह में, बीमारी वगैरह में, जैसे खूब सर्दी जुकाम पकड़ लिया और बहुत तेज फीवर हुआ तो शरीर कांपने लगती है, या कभी कभी हम गुस्से से कांपने लगते हैं, तब भी डिथर वर्ड यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं लगेगा। इरादों और सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? वेवर। ठीक है, इरादों के लिए यूज किया जाता है। तो ये 20